नमस्कार साथियों, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और ये हमारी डेली करंट अफेयर्स का चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर। हमने 19 जुलाई, 20 जुलाई और 21 जुलाई के करंट अफेयर्स कर लिए थे। आज हमारी डेट है 22 जुलाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स 22 जुलाई 2023। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, The Reserve Bank of India has cancelled the license of which cooperative bank? ऑप्शन नंबर ए अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारत कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर डी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। तो इसमें पूछा गया है कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है इन चारों में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मैं आपको बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे सारे मॉनेटरी पॉलिसीज़ को हैंडल करता है, सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ को हैंडल करता है और वही क्या करता है, बैंकिंग को लाइसेंस ग्रांट करता है रन करने के लिए। तो अगर सपोज करो कोई बैंक है, उसके पास कैपिटल नहीं है, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, और उसकी हालत ख़राब है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है बैंक के पास, तो क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राइट है कि वो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दे। तो अभी क्या हुआ है कि बैंक है यूनाइटेड इंडिया कॉर्पोरेशन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक इसका आंसर होगा, ठीक है। इस बैंक का लाइसेंस अभी अभी किसने, आरबीआई ने कैंसिल किया है। तो चलिए देखते क्यों किया है, क्या रीज़न रहा होगा। तो देखो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसिल द लाइसेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस को कैंसिल किया है और ये बैंक कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब क्यों डिसीजन लिया है, कस्टमर्स के हित में, ठीक है, किसकी सेफ्टी के लिए, इन माइंड द सेफ्टी ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर की भलाई के लिए आरबीआई ने ये डिसीजन लिया कि हम इनका लाइसेंस क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। द आरबीआई हैज कैंसिल्ड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है, कहाँ पे, बिजनौर नगीना उत्तर प्रदेश में। अब क्यों लिया है, वाई डिड द आरबीआई टेक दिस डिसीजन। तो देखिए आरबीआई हैज टेकन दिस डिसीजन ड्यू टू बैंक लैक ऑफ सफिशिएंट कैपिटल। कहने का मतलब यह है कि बैंक के पास सफिशिएंट पर्याप्त राशि नहीं थी बैंक को चलाने के लिए, ठीक है। अगर राशि नहीं होगी बैंक के पास तो बैंक क्या करेगा, लोगों से पैसा ले लेगा लेकिन उनका पैसा वापस नहीं करेगा, तो लोगों को नुकसान होगा। अल्टीमेटली ये देखना किसका काम होगा कि लोगों का नुकसान ना हो, आरबीआई का, उसकी जिम्मेदारी है। तो आरबीआई ने इसलिए कैंसिल कर दिया, उनकी कोई अर्निंग कैपेसिटी भी नहीं हो रही है बैंक की और कैपिटल भी नहीं है। फॉर दिस द बैंक हैज गिवन दिस ऑर्डर ऑफ द कोऑपरेटिव कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार कि इस बैंक को क्या करो, लाइसेंस इसका कैंसिल कर दो। अब क्या करता है बैंक, जब किसी बैंक दूसरे जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, आरबीआई जब किसी का लाइसेंस कैंसिल करेगा तो क्या करेगा, वो एक लिक्विडेटर हैज़ ऑल्सो अपॉइंटेड है, लिक्विडेटर, एक लिक्विडेटर बिठा देता है। अब लिक्विडेटर की क्या जिम्मेदारी है, देखो लोग सफ़र ना करें, तो लिक्विडेटर क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जैसे सपोज करो वो क्या करेगा, बैंक के जो एसेट्स है उनको बेचेगा, ठीक है, उनकी लाइबिलिटीज़ को बेचेगा और जितना भी फंड बैंक से मिलता है या फिर खुद की तरफ से वो क्या करेगा, उसमें जो लोगों ने लोन लिया होगा या उनको लोन लिया होगा या फिर पैसे दिए होंगे, बैंक में जमा कराए होंगे, कुछ सोना भी जमा कराते, उनको वापस कर देगा, ठीक है, टू क्रेडिटर्स एंड स्टेक होल्डर्स। अच्छा, ये डिसीजन कब हुआ, जुलाई 19, 2023, ठीक है, जुलाई 19, 2023 में डिसीजन लिया गया कि अब कोई भी काम यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अब क्या है, लोग जो ट्रांजैक्शन करेंगे, फॉर द कस्टमर ऑफ दिस बैंक द आरबीआई हैज सेड दिस बैंक इज नॉट सुटेबल फॉर इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि अब जो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं इस बैंक में उनके लिए ये बैंक अब सूटेबल नहीं रहा है और कस्टमर इसका बनने में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बैंक कैन नॉट गिव द फुल अमाउंट टू द कस्टमर। अच्छा, अब बैंक की क्या हालत भी ख़राब है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, इस बैंक से केवल 5 लाख रुपए ही हम डिपॉजिट करें या क्रेडिट करें तो ही सही रहेगा। तो द डिपॉजिट एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अंडर द डिपॉजिटर रूल्स, ठीक है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसमें पूछा गया है कि किसको अभी अभी न्यू डिप्यूटी चेयरमैन की तरफ से इलेक्ट किया गया है, स्मृति ईरानी, कुलदीप सिंह, अभिषेक अवस्थी, एस फंगनॉन, कोन्याक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन ए हिस्टोरिक मूव राज्यसभा चेयरमैन कौन है, श्री जगदीप धनखड़, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है,
इन्होंने नॉमिनेट करा है, किनको नॉमिनेट करा है? 4 वुमेन, ठीक है, 4 वुमेन पार्लियामेंट्रीज टू द पार्लियामेंटेरियंस टू द पैनल ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। यानी कि जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने 4 वुमेन पार्लियामेंट्रीज को पैनल में लगाया, किसके? डिप्यूटी चेयरमैन के। ऑल द वुमेन मेंबर्स नॉमिनेटेड टू द पैनल आर फर्स्ट टाइम इलेक्टेड एमपीज। ये क्या है? सारी की सारी जितनी भी पैनल में है ये नॉमिनेटेड वुमेन्स, ये क्या है? फर्स्ट टाइम इलेक्टेड एमपीज है। एंड स्मृति एस फेंगनॉन कोन्याक जो है, ये पहली वुमेन हुई हैं जो नागालैंड से इलेक्ट करेगी, किसमें? राज्यसभा में। द पैनल रिकंस्टिट्यूटेड अहेड ऑफ द मॉनसून सेशन हैज ए टोटल ऑफ 8। अच्छा, इस पैनल में क्या है जिसमें नॉमिनेट किया गया है, इसमें 8 वुमेन हैं, नहीं टोटल 8 नाम है, ठीक है, 8 लोग हैं, 8 पर्सन है इसमें पैनल में, जिसमें हाफ ऑफ होम आर वुमेन, मतलब इसमें क्या है? 4 वुमेन होगी, हाफ ऑफ होम आर वुमेन। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द अपर हाउस दैट वुमेन मेंबर्स हैव बीन गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेटिव इन द पैनल ऑफ डिप्यूटी स्पीकर्स। कहने का मतलब ये है कि 8 लोग नॉमिनीज हुए, उसमें से 4 वुमेन हुई और 4 मेल कैंडिडेट हुए, ठीक है। अब इसमें 4 मैन हुए और 4 वुमेन हुई। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपर हाउस में जो वुमेन मेंबर्स है उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, मतलब बराबर महिला खड़ी हुई है नॉमिनीज में। नॉमिनेटेड वुमेन मेंबर इन द पैनल ऑफ वाइस चेयर। अच्छा, ये नॉमिनेटेड वुमेन कौन है जो वाइस डिप्यूटी चेयरमैन के लिए खड़ी हुई है, ठीक है। तो पहली वुमेन तो कौन आती है? पीटी उषा। इनका नाम आपने सुना होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिल चुका है और एक रिनाउंड एथलीट है, ठीक है। शी वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इन जुलाई 2022। फिर ये खुद है मिसेज एस फेंगनॉन कोंगनैग, शी इज फ्रॉम, ये कहाँ से है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज ए राज्यसभा मेंबर फ्रॉम नागालैंड, ठीक है। फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। फौजिया खान है, ये क्या है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से और राज्यसभा में अप्रैल 2020 में इलेक्ट हुई थी। सुल्ता देव है, शी इज़ फ्रॉम बीजू जनता दल, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ रिलीज्ड अ बुक नेम्ड राग प्रकाश। इसमें पूछा गया है कि कौन से चीफ मिनिस्टर, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, यानी कि कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक बुक रिलीज करी है राग प्रकाश। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर पूछा है, इसमें पूछा है स्टेट। तो 4 स्टेट दे रखे इसमें, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जिनके सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ऑन वेडनेसडे उन्होंने एक बुक निकाली राग प्रकाश नाम से, जिनको लिखा किसने है? ये जो राग प्रकाश है, ये बुक है, इसको रिलीज किसने करा? सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। और लिखा किसके द्वारा गया है? ओम प्रकाश कौल के द्वारा लिखा गया है। द न्यूली रिलीज बुक इज ए कलेक्शन ऑफ, अच्छा इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? कलेक्शन ऑफ रागास। रागास क्या है? म्यूजिक से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, म्यूजिक्स में होते हैं राग रागनी, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ रिलीज द चीफ मिनिस्टर सेड दैट दिस बुक वुड प्रूव बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट, रिसर्चर्स एंड म्यूजिक लवर। ये किन के लिए उपयोगी है? स्टूडेंट के लिए हो सकती है, म्यूजिक लवर्स के लिए हो सकती है, रिसर्चर्स के लिए हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ज़्यादा चीज़ें याद रखने की नहीं है। डॉक्टर कॉल जो है वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी है म्यूज़िक में, इसीलिए म्यूज़िक से रिलेटेड इन्होंने बुक लिखी। और एक और मैं बात बता दूँ, ये जो सुक्खू है, सीएम सुक्खू है, इन्होंने क्या करा? सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने पहले वन स्टेट वन पोर्टल डिजी सिस्टम का भी इम्प्लीमेंटेशन किया था। इतनी ही बातें जानकारी के लिए आप याद रखें, इसमें ज़्यादा नहीं। हु हैज़ वन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एनी अवार्ड? तो इसमें पूछा गया है कि किसने निम्न में से प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल जो कि एक एनी अवार्ड जीता है? डाकधर, थल्लपी प्रदीप, दीक्षा डागर, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा थल्लपिल प्रदीप। अच्छा, एनी अवार्ड की बात करेंगे जब हम, तो एनी अवार्ड किससे? एनवायरनमेंट और एनर्जी, इन सबसे रिलेटेड अवार्ड होता है जिन्होंने एनर्जी के लिए, मतलब एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं ना हमारे, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या एनवायरनमेंट या एनर्जी से रिलेटेड काम किए हो, ठीक है, अच्छे काम किए हो, उनको मिलता है। किसको मिला है अभी? थल्लपी प्रदीप। यहाँ पे देख लेते, पढ़ लेते थोड़ा सा, ठीक है। ये है थल्लपी, प्रोफेसर थल्लपी प्रदीप। ये कौन है?
ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि ये क्या है, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास में, ठीक है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, प्रोफेसर थल्लपिल प्रदीप। तो ये क्या है, प्रोफेसर है IIT मद्रास के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, इनको हाईली रिस्पेक्टेड ग्लोबल रिकॉग्निजेशन मिला है, एनी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। और द अवार्ड इज एक्सपेक्टेड, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है थल्लपिल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। और एक चीज़ ये याद रखना, ये जो एनी अवार्ड है ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज में मिलता है, एनर्जी ट्रांजिशन में, एनर्जी फ्रंटियर्स में और एडवांस इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन में। तो मैंने बताया था एनर्जी से रिलेटेड, जो एनर्जी की फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो ये 3 कैटेगरी में भी मिलेगा, एनर्जी ट्रांजिशन है, एनर्जी फ्रंटियर्स है और एडवांस इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका, अनप्रेसिडेंटेड, जिनने अच्छी प्रोग्रेस करी किसमें, एनर्जी एफिशिएंसी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, या डिकार्बोनाइजेशन या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी अच्छी जिन्होंने अच्छा काम करा है उनको मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोफेसर थे प्रदीप, इन्होंने क्या काम करा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनका काम क्या है, वर्क रिवॉल्व अराउंड डेवलपिंग कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्लीन वाटर सॉल्यूशन। इन्होंने क्या है, पानी के लिए काम करा है कि अच्छा पानी कैसे मिलेगा, कॉस्ट कम पैसों में अच्छा पानी, थ्रू आउट द यूज ऑफ एडवांस मटेरियल, ठीक है। चलिए, वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बी बिल्ड, इसमें पूछा गया है कि जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है वो कहाँ बन रही है, जापान में, अमेरिका में, इंडिया में, चाइना में। तो मैं आपको बता दूं ऑफिस बिल्डिंग, अच्छा हम नॉर्मल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे कि सारी बिल्डिंग में, हम बात कर रहे हैं केवल ऑफिस बिल्डिंग की। तो ऑफिस बिल्डिंग जो सबसे ज़्यादा बड़ी बन रही है वो हमारे इंडिया में बन रही है, ठीक है। और कहाँ बन रही है, गुजरात, सूरत में बन रही है, ठीक है, सूरत गुजरात में, ये देख सकते हैं आप। इंडिया विल नाउ हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, इंडिया के पास वर्ल्ड की ये हमारी ऑफिस बिल्डिंग है और ये कहाँ बनाई जा रही है, सूरत में बनाई जा रही है, ठीक है। और किसको इसने पीछे छोड़ा है, इससे पहले सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहाँ थी, US डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन जो थी वो सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, ठीक है। और कब तक वो रही पेंटागन, 80 साल तक पेंटागन जो है लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग थी। लेकिन अब कौन सी हो गई आपकी, सूरत में, ठीक है। और इस बिल्डिंग का नाम क्या है, देखना, पेंटागन वॉज द लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, हाउएवर दैट टाइटल हैज नाउ बीन टेकन ओवर बाय बिल्डिंग बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन सूरत। तो अब ये नाम किसने ले लिया, सूरत ने ले लिया, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। और वो कौन सी बिल्डिंग है, विच विल बी हाउस डायमंड ट्रेडिंग सेंटर। तो एक डायमंड ट्रेडिंग सेंटर की बिल्डिंग है, क्योंकि आप पता होगा आपको कि सूरत जो है वो डायमंड के लिए जाना जाता है, सूरत में सबसे अच्छी डायमंड कटिंग होती है। तो वहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग खुल रही है डायमंड ट्रेडिंग सेंटर के लिए, वो अब इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग होने वाली है, ठीक है। वेयर 90, अच्छा सूरत के बारे में बात कर रखी, सूरत इज़ नोन फॉर, सूरत को अपन जैम कैपिटल भी कहते हैं। और यहाँ पे 90% जो दुनिया का 90% डायमंड है वो कहाँ काटा जाता है, सूरत में ही काटा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आपको ये देखने को मिलेगा इस बिल्डिंग में 65,000 जो डायमंड प्रोफेशनल है वो एक साथ काम भी कर सकेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बिल्डिंग के बारे में जानकारी थी कि 15 स्टोरी की बिल्डिंग थी, 35 एकड़ में फैली हुई है, ठीक है। और 9 रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से बिल्डिंग है, 15 एकड़ में फैली है और इसमें इस टाइप से 9 रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5, तो ऐसे 9 रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेंगे, 35 एकड़ में है। और इसका उद्घाटन कौन करने वाला है, देखो इसमें, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड इन 4 ईयर्स, 4 साल में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द बिल्डिंग विल बी ऑफिशियली ओपन, कौन ओपन करेगा इसको, प्राइम मिनिस्टर कौन, नरेंद्र मोदी करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा किसने डिज़ाइन करी है ये बिल्डिंग, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको याद रखना है, दिल्ली बेस्ड एक आर्किटेक्चर फर्म है, ठीक है, मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है, उन्होंने इस बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग करी है। और इस बिल्डिंग का नाम क्या होगा, फॉर डिज़ाइनिंग द इम्प्रेसिव सूरत डायमंड बोर्ड्स, ठीक है, क्या नाम होगा, सूरत डायमंड बोर्ड्स, सूरत डायमंड बोर्ड्स। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हु हैज बिकेम द MD एंड CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया, सुधा पाय, सरिता भारद्वाज, निवृत्ति राय, नन ऑफ देम। इसमें पूछा गया है
कि अभी कौन कौन रिसेंटली कौन सी महिला है जो, महिला तो नहीं पूछा इसमें, ये पूछा है कि एमडी और सीईओ किसको अपॉइंट करा है इन्वेस्ट इंडिया का। इन्वेस्ट इंडिया जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए काम करती है, कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तो उसका एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है, आपके नवृति राय को इसका एमडी और सीईओ बनाया गया है। तो देख लेते हैं, ये है नवृति राय, ठीक है। अच्छा, ये जो नवृति राय है ये 1994 से ग्रेजुएट होती है और फिर वहीं से ही काम करना चालू कर देती है। 94 से बेंगलोर आके काम करना चालू कर देती है, अमेरिका से ये पढ़ी हुई है, ठीक है। और बीएससी है, इन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स में भी किया हुआ है। बेंगलोर से इन्होंने काम चालू करा। कहाँ पे काम चालू करा था इन्होंने, कंपनी जो है हमारी इंटेल से काम करना चालू करा था, एज ए हेड करी, और धीरे धीरे प्रोग्रेस करके अब ये एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुई है। मिस्टर निवृत्ति राय जॉइंड द इन्वेस्ट इंडिया एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, ठीक है। और इन्होंने किसको ओवरटेक करा है, मनमीत के नंदा को, जो जॉइंट सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात, और ये क्या याद कर सकते हैं, देखो मैंने कहा इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हम, ये सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखना मिस निवृत्ति राय की अगर अपन बात करें तो ये इन्होंने क्या है, नारी शक्ति पुरस्कार भी जीता है, ठीक है। जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है ना, मार्च 8 को आता है हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे, उसमें इन्हें प्रेसिडेंट जो हमारे रामनाथ कोविंद थे उन्होंने नारी शक्ति अवार्ड भी दिया था। तो ये कुछ और इनकी उपलब्धियां है फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। इन्होंने क्योंकि टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, तो रामनाथ कोविंद ने इनको पुरस्कार भी दिया नारी शक्ति वुमेन्स डे के दिन, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। 29 साल इन्होंने किस में काम किया, इंटेल में काम किया एज ए ग्लोबल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी लीडर एट इंटेल, और अब इन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया है, इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी, बाकी आप देख सकते और आप देख ले क्रिटिकल एंड इमर्जिंग, शी हैज़ बीन पार्ट ऑफ लीडरशिप टीम एट वेरियस इंडस्ट्री बॉडी एंड गवर्नमेंट कमिटी एंड ब्रिंग्स ए वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत सारा इनको एक्सपीरियंस है, काफ़ी कंपनी में काम करा है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वन द सुपर जीएम, ठीक है, चेस टूर्नामेंट इन हंगेरी। किस इंडियन ग्रैंड मास्टर ने जो है सुपर जीएम चेस ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट जीता है हंगरी में? निहाल सारिन, अदीबन बस्करन, परिमरजन नेगी और आर प्रगनंदना, ठीक है। निहाल सारिन, अधिबन भास्करन, परिमर्जन नेगी, आर प्रगनंदना। तो किन्होंने इसमें क्या करा है, सुपर जीएम चेस कंपटीशन में जो टूर्नामेंट है वो जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर प्रगनंदा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे आर प्रगनंदा। इन्होंने क्या करा है, 17 साल की उम्र है इनकी और 6.5 पॉइंट इन्होंने एक्वायर करे और इन्होंने सुपर जीएम चेस टूर्नामेंट जीता है 2023 का, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें देख लेना कि इन्होंने 6.5 पॉइंट्स तो प्राप्त करे ही करे, और पहले आए ये, इनने क्या करा, फर्स्ट प्लेस फिनिश इन द 10 मैन कंपटीशन। 10 लोगों का कंपटीशन होता है और उसमें क्या है, ये फर्स्ट आए हैं और इनका स्कोर कितना रहा है, 6.5 पॉइंट रहा है, ठीक है। आफ्टर 9 राउंड्स ऑफ हार्ड फॉट प्ले ही वॉज 1 पॉइंट अहेड। अच्छा, इतना खेलने के बाद ये किससे आगे रहे हैं, किससे जीता है इन्होंने, ईरान के एम अमीन तबातेबई से ये इन्होंने कंपटीशन जीता है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट प्रगनंदा, अच्छा अगर आप इनके गेम की बात करें तो इन्होंने क्या है, 5 गेम में तो जीते हैं ये, ठीक है। 3 इनके क्या हो गए, ड्रॉ हो गए, 3 इनके क्या है, ड्रॉ हो गए, और 1 में ये हारे भी है, और 1 क्या हो गया, लॉस हो गया, विच केम इन द 5th राउंड अगेंस्ट अमीन। किससे हारे ये, अमीन तबातेबई से, ठीक है। इन द फाइनल राउंड में इन्होंने क्या करा, ही ड्रॉ विथ पॉलिश ग्रैंड मास्टर रेडोस्ला, ठीक है। तो चलिए, अच्छा इनके पहले के अचीवमेंट क्या है, 2016 में भी इन्होंने अचीव करा था एट 10 साल के जब थे ये, तो प्रगनंदा ने क्या करा था, अचीव द टाइटल ऑफ यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर इन हिस्ट्री, है ना, इन्होंने ये भी टाइटल प्राप्त किया था। चलिए, हु रोट थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, इनमें से किसने थ्रू द ब्रोकन ग्लास एक ऑटोबायोग्राफी लिखी? टी.एन. शिशान, अभिषेक चौधरी, विनोद मंकारा, रूपा पाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बुक है थ्रू द ब्रोकन ग्लास, एक ऑटोबायोग्राफी है, ये किसके द्वारा लिखी गई?
टी.एन. शेषान के द्वारा लिखी गई, अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखी गई, विनोद मंकारा के द्वारा लिखी गई, या फिर रूपा पाई के द्वारा लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टी.एन. शेषान। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये बुक है टी.एन. शेषान, थ्रू द ब्रोकन ग्लास, एक ऑटोबायोग्राफी है। अब इस बुक में क्या दे रखा है, देखो, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय टी.एन. शेषान ने लिखी है। ठीक है, अब ये टी.एन. शेषान कौन थे? फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, कहाँ के? भारत के। ठीक है, और इन्होंने बताया है, इन्होंने ये बायोग्राफी लिखी है अपने कार्यकाल को बताते हुए। तो चलिए, इसमें बाकी चीज़ें कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आए एग्जाम में आपकी। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं अबाउट द बुक। इसमें लिखा है, दिस ऑटोबायोग्राफी कवर्स हिज टेन्योर एज द सीईसी। इस ऑटोबायोग्राफी ने क्या है, उनका वो वक्त के बारे में बताया जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है ना, ही ऑलमोस्ट फिट्स इनटू द स्टीरियोटाइप ऑफ ये सारी बातें। तो चलिए, हमारा आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से करंट अफेयर्स की सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और रोज़ आप डेली इस चैनल पे आके करंट अफेयर्स देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।